ओके, देखिए मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ इसमें। देखिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, मैं एम लिख रहा हूँ, एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज ई टाइम्स वी क्रॉस बी। ठीक है, ये ऐसे ही है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास वी क्रॉस बी है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को छोटी क्लासेस से जैसे कि हेलिडे वगैरह, जब आपने मैकेनिक्स पढ़ी है, या आप प्लीज़ अपना माइक बंद करें, प्लीज़ माइक बंद करें अपना, किसका माइक खुला हुआ है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जहाँ वर्क डन आप कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के तौर पे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन एज एफ डी एक्स। ठीक है, आपको आपको पता ही है। और ये एक्स दरअसल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और अगर फर्ज करें हम इसको मैक्सिमम वर्क डन मान लें, तो डी एक्स और एफ की डायरेक्शन एक है, तो वो कॉस कॉस 0 1 हो गया, तो ये सिंपली एफ डी एक्स हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स एक्स कंपोनेंट में ले लूँ। ठीक है। अच्छा, और मैं इस एक्स को जो है वो मैं लिख सकता हूँ एज वेलोसिटी, राइट, वी डी टी। यहाँ से आप मुत्तफिक हैं। अब आप इस, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इससे आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये v क्रॉस बी लिखा हुआ है। v क्रॉस बी का मतलब क्या है कि मैं बी की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां खोलूं, यानी राइट हैंड रूल, और v की डायरेक्शन में जब मैं उंगलियां कर्ल करूंगा तो f इसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही होता है ना। और आपको ये भी याद होगा कि जब सर्कुलर मोशन में होता है चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स उसमें अंदर की तरफ लग रही होती है। ठीक है। और जो वी की डायरेक्शन जो होती है वो इस तरफ होती है। ये कुछ ऐसा ही होता है ना। तो आपको बखूबी से इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस प्लेन के अंदर वेलोसिटी मौजूद है, एफ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का है। तो आपको मालूम यहाँ से जो है वो हो जाएगा कि परपेंडिकुलर फोर्स हो और पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही हो या मोशन हो रहा हो वो उसके 90 डिग्री डायरेक्शन में हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बी फील्ड कहते हैं, डज नॉट डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दरअसल क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो ये डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है। तो यानी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रह रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है। तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वी स्क्वायर तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, राइट, उसका मतलब है वर्क डन जीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई वर्क नहीं करती है। ये आर्गुमेंट सही है सिंपलेस्ट फॉर्म में। हाँ, यस सर। तो ये छोटी क्लासेस में भी ये आपने, समझ में नहीं आया सर। अरे यार ये ये समझ देखो, नहीं आया। देखो ये फोर्स और ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, ये इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री है कि नहीं है? डू यू यस एग्री? है ना। तो यस अब पार्ट, यस सर। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो मूवमेंट होती है ना, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो, तो डिस्प्लेसमेंट होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी ना। तो पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रही है, तो वर्क कैसे होगा, जीरो लेकिन होगा। सही है या यस नहीं? सर, तो ये वजह है। सही है सर। तो मैग्नेटिक फील्ड यस डज नॉट वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल, इट ओनली चेंजेस दैट डायरेक्शन। वो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में तो करा सकती है, सर्कुलर मोशन में घूमने में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करने से सिर्फ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बाकी कोई चीज़ नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ एम वी स्क्वायर ही रह रही है। ठीक है ना, क्योंकि वी स्क्वायर तो बेसिकली स्पीड है, वेलोसिटी थोड़ी है, स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया ना, इस वजह से।
ये ये सर। ठीक है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड हो गई ना? क्या चीज? नहीं 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 मैग्नेटिक नहीं 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 नहीं, आप कंजर्वेटिव फील्ड में तो वर्क कर सकती है ना, ग्रेविटेशन फील्ड में आप वर्क कर सकती हैं। एक आप एक स्टोन को उठा के आप अपनी पहली मंजिल पे ले जाके रख दें, आपने वर्क डन किया है। यस सर। सर आपने कहा यूनिफॉर्मली वो घूम रहा है तो उसमें जीरो वर्क डन हो रहा है। देखिए ज़्यादा बेहतर आर्गूमेंट आप इसको इस तरह लीजिए, ये जो मेरे ख्याल से मैंने मैथमेटिकली आपको बताने की कोशिश की है, 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया आपके? ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। ये सर समझ में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रही मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की। राइट, सो यस, हम वापस आए अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो आप क्या कुछ लोग सवाल करने वाले थे, फिर बीच में रह गया था। सर मैं ये कह रहा था कि सर हमारे पास जो एग्जांपल 7.6 था, इसके जो लेग्रांजियन इक्वेशन हुआ था, हमने कहा था कि कौन सी किताब का? तुम टेलर की बात कर रहे हो या अच्छा थ्रॉन्टन की? यस सर, टेलर का 7.6, राइट? यस हाँ यस सर, हमने कहा था कि इसकी जो लेग्रांजियन इक्वेशन है इसको सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन बगैर सॉल्व करते हुए इसका हम बहुत कुछ हम इससे सीख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सर इसके मोशन के बारे में हम बगैर सॉल्व करते हुए इसके मोशन के बारे में हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं या नहीं? यार ये जो हमने थोड़ी देर पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, हम मुख्तलिफ इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस के ऊपर बात कर रहे थे, तो ये हम बगैर सॉल्व किए ही तो कर रहे थे। सर मेरा मतलब है कि अगर इस इक्वेशन को हमने सॉल्व नहीं किया तो सिर्फ सिस्टम की जो स्टेट है उसी के बारे में हम जान सकते हैं, हाँ, बाकी मोशन के बारे में नहीं। देखो मोशन के बारे में भी इन प्रिंसिपल जाना जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है कुछ अप्रॉक्सीमेशंस करनी पड़ती हैं। अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद आप चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। तो यकीनी तौर पे जो अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं वो एक्चुअल से थोड़ी सी तो डिफरेंट होती हैं ना, लेकिन वही वाली बात है कि इसको जाने बगैर आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपने ये आर्टिकल पूरा पढ़ा हो तो इसने पेज नंबर आई थिंक यस पेज नंबर 264 पे जाके इसने बाकायदा इसने बताया है कि ये जो जिस तरह के टॉपिक्स आपने अभी यहाँ स्टडी किए हैं, ये अगर आप एडवांस लेवल पे जाएं तो ये बाइफरकेशंस कहलाती हैं कि एक फर्ज करें कि एक सिस्टम की एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है या दो हैं फॉर एग्जांपल, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जाके वो गायब हो जाती हैं और उसकी जगह पे कुछ नई हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ जाती हैं। तो इस तरह के डायनामिकल सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे मैंने भी थोड़ी देर अभी अगला लेक्चर है उसमें मैंने बात करते करते एक छोटी सी मैंने मिसाल दी है कि आपके जो सिगरेट से धुआं निकल रहा है, बहुत अजीब व गरीब शक्ल बनाता हुआ जा रहा है, या ये जो केतली के अंदर जब आप पानी बॉयल करते हैं तो उसमें बुलबुले उठते हैं और वो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमें महज ये लग रहा होता है कि ये तो बस ऐसे ही बन गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कि आप अगर ऐसे मैथमेटिकल और फिजिकल सिस्टम यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए से आप इन बुलबुलों का साइज एस्टिमेट कर सकते हैं और ये सिगरेट से निकलने वाले धुएं के जो पैटर्न्स बन रहे हैं उनको आप मोर और लेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं या उसको स्टडी कर सकते हैं कि ये किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। तो गो कि ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। यू नीड अ लॉट ऑफ यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स एंड समटाइम्स यू आल्सो डू अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन। आपको अच्छे कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, बट इन प्रिंसिपल यू कैन डू इट। और ये chaos थ्योरी और इस तरह की सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जहाँ पर हम ये इस तरह की चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो देखने में ये बहुत चीज़ें मुश्किल लगती हैं, लेकिन इनकी जो आप अगर पीछे आप जाके देखें, बेसिक्स देखें, तो आपको देख के हैरत होती है कि ये इसी तरह की सिस्टम्स को लोगों ने स्टडी करते 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 और ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं उसमें इन्होंने लगाना सीखा है। तो एक पूरी ब्रांच है फिजिक्स की विच इज़ कॉल्ड एज डायनामिकल सिस्टम एनालिसिस, या इन्हें
मैं इसको लिख दूं, आप कभी देखिएगा इसको इंटरनेट पे, एंड यू विल लर्न अ लॉट। डायनेमिकल सिस्टम एनालिसिस। यहाँ पर आप ये इस तरह की सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि आप केतली में आपने पानी रखा, उसमें बुलबुले बन रहे हैं, उनका साइज़ क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो स्मोक उड़ता हुआ जा रहा है ये ऐसे शेप क्यों बना रहा है। ये दुनिया में, हमारी कायनात में कोई भी चीज़ आर्बिट्रेरी नहीं होती है। इट फॉलोज सर्टेन फिजिकल एंड मैथमेटिकल लॉज। मुमकिन नहीं है कोई चीज़ हो फिजिकल और वो किसी मैथमेटिकल या फिजिकल लॉ को सेटिस्फाई ना कर रही हो। हम नहीं समझ पा रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर वो फिजिकल है तो वो किसी के फिजिकल लॉ को ही सेटिस्फाई कर रही हो। नोन और अननोन डिपेंड करता है कि हम हमारी नॉलेज कितनी है। ठीक है। यस, नाइला आपको सवाल करना चाह रही है? यस सर। हाँ सर फरमाइए। ये आपने जो है ओमेगा स्क्वायर और जी और आर का जो रिलेशन बताया है, तो ये जो एक मिनट, कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रही है ये तो बताइए। सर इसी प्रॉब्लम पे 7.6 में ये जो हमारे पास जी 7.6, रोटेट कर रहा है ठीक है बीच में, हाँ ठीक है हाँ, अब तो बताइए। इसमें जो है ये ओमेगा स्क्वायर जी ओवर आर का जो आपने ये रिलेशन बताया, तो ये इस कांस्टेंट वैल्यू पे क्यों डिपेंड कर रहा है? ओमेगा स्क्वायर इसकी जो रोटेशन है मतलब इसी वैल्यू पे क्यों डिपेंड कर रही है? एक ये सेकंड, हमारे पास ग्रेविटी और आर है। एक सेकंड, लेट मी शेयर विद यू दैट पेजेस अगेन। कहाँ गए पेजेस, किधर गए? ये है ना। आप ये कह रही हैं कि ये ओमेगा जी ओवर आर के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है? यस सर, जी देखिए ओवर आर के ऊपर। देखिए ऐसा है, आप यहाँ 7.70 इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको? मैं इसको बड़ा करूँ, ये दिखाई दे रही है आपको? 7.70। सर अभी स्क्रीन पे नहीं आ रही, हाफ स्क्रीन आ रही है। अब आई पूरी? नो सर अभी भी नहीं आई। यस सर, हो गई। अब हो गई? क्योंकि थोड़ा सा मेरा लैपटॉप थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, स्लो। अब आई पूरी आपके पास तस्वीर? नो सर अभी भी नहीं आई। ये भी नहीं आई। लेट मी शेयर इट जूम अगेन। करें तो इसको आप अगर बड़ा कर सके, मैं और बड़ा करूँ इसको, देखिए जरा। अब दिखाई दे रही है ओमेगा स्क्वायर cos थीटा माइनस जी बाय आर sin थीटा? अब दिखाई दी? नहीं सर ये पूरा जूम इन हुआ है पेज। अच्छा मैंने तो अपने पास उसको जूम किया हुआ है। वो है सर, जूम हाँ हुआ है। सर जूम हुआ है, ये खुद ही जूम करेंगी तो उनको दिखाई देगा। अच्छा जरा देखिए, आपके पास अब दिखाई जाना यस शुरू सर मेरी तरफ से, यस सर मेरी तरफ से। अच्छा ओके गुड। तो देखिए अब ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है ना, या इसके अलावा कोई और इक्वेशन है जो इस सिस्टम की इक्विलिब्रियम को जो है वो डिफेंड कर सके? बताएं। यस सर यही है ना। तो अब जैसे Yes, sir. मैंने पहले भी कहा था कि देखिए इस सिचुएशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं। ये पहली वाली टर्म है, फर्स्ट करें आई कॉल इट T1 टर्म एंड आई कॉल sin थीटा एज T2 टर्म। हमें इतना मालूम है कि ये जो टर्म T1 है और जो टर्म T2 है, इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमें 0 दे रहा है। अब ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई हो सकती है? या तो ये सेटिस्फाई हो सकती है इस तरह के T2 टर्म यानी कि sin थीटा 0 हो जाए, तो वो कंडीशन में देखिए हमें मालूम है कि sin थीटा उस वक्त 0 हो सकता है कि जब या तो थीटा 0 हो या पाई हो। इसके अलावा तो और कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है ना, सही है? यस सर। अच्छा अब दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? T1 टर्म है। अब इस टर्म के अंदर देखिए कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ओमेगा मौजूद है, cos थीटा है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और रेडियस ऑफ द हुक है। अब ये चार चीज़ें हैं, इनको मिलके कुछ ऐसा करना है कि जवाब 0 आ जाए। अब हमारे पास रिलेशन जो लिखा हुआ है वो ये है कि ओमेगा स्क्वायर cos थीटा माइनस जी बाय आर, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आप sin थीटा अगर फर्स्ट करें 0 नहीं है, तो ओमेगा स्क्वायर cos थीटा माइनस जी बाय आर ये 0 के बराबर होना चाहिए।
ठीक है ना। तो अब अगर मुझे बताइए कि अगर मैं ये एंगल मालूम करना चाहूँ तो मेरे पास एंगल मालूम करने का एक ही तरीका है, और वो ये है, एक सेकंड रुकिएगा, मेरी बैटरी क्यों जा रही है, ओ मैंने उसको ऑन नहीं किया, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। सॉरी, वो मैं अपने वो लैपटॉप को चार्जिंग करना भूल गया था। ठीक है, तो अभी मेरे पास टर्म है ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी बाय आर। ठीक है, अब देखिए ये कॉस थीटा जो है वो एक नंबर है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट नंबर है। मैंने थीटा को 1 कर दिया तो ये एक वैल्यू देगा, 2 कर दिया तो एक वैल्यू देगा, 3 कर दिया तो एक वैल्यू देगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए जो सही मानों में वेरिएबल है वो है ओमेगा स्क्वायर, या कहिए ओमेगा, ये एक वेरिएबल है ना जो कि चेंज यस हो सर। सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो सारी फिजिक्स आके ये आपके पास अभी भी शेयर होके आ रहा है वो? यस सर, आ रही है स्क्रीन। आ रही है, अच्छा एक मिनट, ये मेरे पास से असल में गायब हो गई थी। अच्छा, तो अब देखिए कि मेरे पास जो चॉइस बचती है वो ये रिलेशन बचता है, cos थीटा इज इक्वल टू जी ओवर ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब यहाँ पर जो चीज़ तब्दील हो सकती है जो हुक और बीट के सिस्टम में, वो ये है कि देखिए बीट का मैथ वैस चेंज नहीं हो रहा और वो वैसे भी कहीं इक्वेशन में नहीं आ रहा। तो मैं अगर इसकी फिजिक्स तब्दील कर सकता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा के जरिए से है कि ओमेगा को मैं अगर चेंज करूँ, क्योंकि आप देखिए कॉस थीटा, क्योंकि जी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो थीटा अगर चेंज हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा के जरिए से हो सकता है कि मैं हुक जो एक मैंने कांस्टेंट साइज का हुक लिया हुआ है उसकी जो स्पीड है वो मैं चेंज करता चला जाऊँ। पहले कम रखी फिर मैंने ज़्यादा कर दी। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि जब मैंने उसकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने कम की हुई थी तो उसमें ये साइन थीटा वाली टर्म जो है वो डोमिनेट कर रही थी, उसमें पहली वाले टी1 टर्म को डोमिनेट नहीं कर रही थी। वो उस सूरत हाल में बीट या तो जब नीचे पहुंचता था बिल्कुल बॉटम ऑफ द जो हुप में, तो वो इक्विलिब्रियम में होता था, या फिर ऊपर चला जाए तो वो इक्विलिब्रियम में। सर आवाज सही आ रही है, अब कट कट अब के आ रहे हैं। अब आई आवाज? यार ये नेट भी कुछ आज गड़बड़ कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ये इस कंडीशन में है कि ओमेगा स्क्वायर अगर लेस देन जी बाय आर है, ठीक है। सर आवाज सही नहीं आ रहे सर। यार आवाज तुम्हारी भी इतनी क्लियर नहीं आ रही है, बताओ हम क्या करें। बहरहाल ये रिकॉर्ड तो हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ओमेगा स्क्वायर जब उसकी वैल्यू जी बाय आर से छोटी है तो या तो पार्टिकल या बीट जो है वो यहाँ बॉटम पे होगा या टॉप पे होगा। अच्छा, अब आप एक चीज आप ये भी देखिए कि आपने कहा कि जी और आर ही क्यों है, तो पहले तो आप इसके डायमेंशंस चेक करें। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के डायमेंशंस क्या हैं, टी स्क्वायर के हैं। ठीक है, और जी ओवर आर के डायमेंशन जो है वो आप देखें, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो है लेंथ ओवर टी स्क्वायर, और आर इसमें नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ हो गया तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हुए तो ये सेम डायमेंशन आ गए। तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो जी बाय आर के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि ये जी टाइम्स आर नहीं हो सकता, आर ओवर जी नहीं हो सकता। उस सूरत में ये इसके फिजिकल डायमेंशन सही नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो जी बाय आर ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। तो अब हम ओमेगा को चेंज करते जा रहे हैं। तो अगर ओमेगा की जो ओमेगा जो यानी कि इसकी एंगुलर स्पीड अगर हुक की कम है तो साइन थीटा वाली टर्म डोमिनेट करेगी, और अगर ये एग्जैक्टली ओमेगा स्क्वायर जी बाय आर के बराबर हो जाए तो बीट जो है वो यहाँ पे नीचे आके बैठ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाय आर से बढ़ जाए तो अगेन एकदम ये वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन खत्म हो जाएगी और दो नई इक्विलिब्रियम कंडीशन आपके सामने आ जाएंगी। तो या तो बीट यहाँ पर होगा इक्विलिब्रियम में या फिर यहाँ पे होगा, या जैसे वो मैंने गवर्नर की मिसाल दी है, गवर्नर में क्या होता है कि यहाँ एक बीट के बजाय दो बीट्स होते हैं, तो वो दोनों बीट्स जो हैं वो एक बीट यहाँ पहुंच जाता है, एक बीट यहाँ पहुंच जाता है, वो दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस को इस तरह सेटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बात समझ में आई कि ओमेगा स्क्वायर जी बाय आर ही क्यों है। आपको फिजिकल डायमेंशंस को तो सेटिस्फाई करना होता है ना, तो वो जी बाय आर से ही आ सकती है और किसी से नहीं आ सकती।
और ओमेगा स्क्वायर ही यहाँ पे वो डायनामिकल वेरिएबल है कि जिसको आप चेंज करते चले जाएंगे तो थीटा भी चेंज होगा, क्योंकि जी और आर तो पक्के कांस्टेंट हैं। आप ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज नहीं कर रही, हुप ऑफ रेडियस ऑफ द हुप चेंज नहीं कर रही, ठीक है ना। तो फिर क्या चीज चेंज कर सकती हैं सवाए ओमेगा? ओमेगा चेंज होगा तो फिर ये इक्विलिब्रियम एंगल्स हैं वो भी चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। क्यों नाइला बात? यस सर, अच्छा, यस सर। हाँ, यहाँ में आप सर लोगों इसमें जो को बीट्स हैं, हाँ हाँ ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो उसमें आ रहे हैं, एंगल्स पे आ रहे हैं, हाँ हाँ तो ये जो हमारा जो बीट है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं इन्हीं पॉइंट्स के दरमियान, एग्जैक्टली ये पूरा सर्कुलर मूव कर रहा है। हाँ, ये देखिए वो या तो ये होगा कि वो यहाँ पर जो है वो जो मूव कर सकता है या फिर यहाँ कर सकता है, क्योंकि ये इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं, समझ रही है? यस सर। हाँ। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, मैं आप जब ये मैंने इसमें कोर्स आउटलाइन वगैरह भी LMS पे जो हमारा मेन पेज है वहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, और मैंने इसमें ये इंडिकेट किया है। देखिए मैंने बहुत लोगों से मालूमात की हैं, मेरे जो दोस्त वगैरह इधर उधर, मतलब इवन IBA से लेके और मुख्तलिफ जगहों पे। देखिए आप लोगों के जो असाइनमेंट्स हैं उन्हें एग्जैक्टली ग्रेड करना इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है कि जब मुझे आपके लेक्चर नोट्स बनाने हो, उन्हें अपलोड करना हो, ये सारा कुछ हो। लेकिन अगर आप लोगों को उसमें असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम होगी, आई विल बी अवेलेबल। आपको हिंट्स चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, मैं उसकी मुकम्मल तौर पे आपके साथ ताउन करूँगा कि मेन मकसद आपको सिखाना है, ठीक है। तो आपको उसके सोल्यूशन या उसके हिंट्स वगैरह मिलती चली जाएंगी, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये कि मैंने तकरीबन 10% इस बात की रखे हैं नंबर कि आपका क्लास में पार्टिसिपेशन कितना है। आप अगर मोर अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप फिर हकदार हैं और आप ये बात शो कर रहे हैं कि आपको बात समझ में आ रही है। और अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट के साथ साथ आप फिर कुछ सीख भी नहीं रहे हैं। तो देखिए, ये इस बात का ख्याल रखिए कि क्लास में न सिर्फ आप शरीक हों बल्कि इसमें क्वेश्चंस भी करें, क्योंकि सवाए मखसूस लोगों के अलावा और मुझे कोई क्वेश्चन करता हुआ दिखता नहीं है। ऑलराइट, यस यस मारूफ, फरमाइए क्या कह रही हैं आप? सर आपने जो हमारे लैग्रेंजियन का जो मतलब जो एक फॉर्मूला है L इक्वल्स टू T माइनस B, हाँ, तो उसके अंदर अगर हमारा जैकोबियन डिटरमिन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन 0 हो जाएगा तो क्या उसकी कंडीशन बनेगी? आप मुझे स्पेसिफिकली बताएं कि आप एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ रही हैं, क्योंकि अगर मुझे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो मैं जवाब दे सकूँगा। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, जो टेलर वाली बुक है आपकी, हाँ, पेज जो नंबर आपने बताइए, पेज नंबर बताइए। सिर्फ 50 सर 85 है। आर यू श्योर? 85? 86 86 टेलर में 86? ये मैंने कब पढ़ा दिया? अच्छा, 86, 86 में आर यू श्योर? 86 में एक तो मिनट दोबारा हम एक दफा फिर से देख लेते किस टॉपिक में है? हैं। सर लैग्रेंजियन के टॉपिक में ही है। तो आप अगर पेज नंबर मुझे ठीक से बता सकें तो मैं शायद आपकी हेल्प कर सकूँ। बस बताती हूँ। Any other question? सर जी जी पूछिए। सर मैंने एक ईमेल किया था सर आपने ईमेल किया है? आप यस नाम बताएंगे? आपका नाम सलमान है ना? सलम यस सर। सलमान, आपने क्या ईमेल किया? मैं अभी चेक करता हूँ। सॉरी कि मैंने आपको जवाब नहीं दिया। तो रिक्वेस्ट पे मैंने ट्राई किया, नहीं हो रहा था सर, फिर मैंने मेल किया। सॉरी, यस यस यस, मैं भूल गया, मैंने आपका ये नहीं देख सका मैं। कैलकुलेट पार्ट 3 ऑफ न्यूमेरिकल 39। ठीक है, मैं इसको देख के आपको बताता हूँ। यस सर, थैंक यू। ठीक ठीक सर जी। 86 ही है।
लेकिन बीवी ये टेलर की 86 पे तो रॉकेट मोशन दिया हुआ है, मतलब उसके ऊपर 86 लिखा हुआ है। दैट्स व्हाट यू आर सर सेइंग। आपके पास सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी? मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, मैं हार्ड कॉपी मैंने खोल ली है इसी वजह से। सर वो हार्ड कॉपी में वो अलग होती है नंबरिंग। अच्छा, आई सी, मैं फिर चेक करता हूँ, फिर मुझे ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। सर आप आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे, फिर पूछ हाँ लेंगे। ठीक है, ठीक है। सर हाँ सर ये जो थ्रॉटन की बुक है सर 7.7 एसेंस ऑफ लैग्रेंजियन डायनामिक्स, हाँ हाँ सर इसमें बात की कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ऑर्डिनरी स्पेस। तो सर हाँ। ये ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट्स, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स, ये ऑर्डिनरी स्पेस कैसे समझेंगे सर हम? अच्छा देखो, ऑर्डिनरी देखो, बात ये है कि ऑर्डिनरी स्पेस तो देखो हमारी एक्स वाई जेड ही हैं, ठीक है ना, जो हम जिनको हम फिजिकल जो है कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, या फिजिकल स्पेस कह लो, ठीक है। अब उस फिजिकल स्पेस में हम मैथमेटिकली तौर पे तो देखो वी आर अलाउड टू डू जो कुछ हम करना चाहें, वी कैन डू, आई मीन विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपका ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें आप अगर मुझे एग्जैक्टली ये बता दें आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं आपको, क्योंकि उसके वो जो कुछ ये लोग लिखते हैं उसके आगे पीछे से भी ज़रा सा देखने का अंदाज़ा हो जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सर वो थ्रॉटन की बुक 258 सर, पेज नंबर। 258, ओके। और 258 में आप मुझे बताएंगे कि एग्जैक्टली आप कहाँ, अच्छा, थ्योरम शुरू कंसर्निंग से द, यस सर, हाँ यस सर। ओके ओके, आप ये कह रहे हैं कि समझ गया मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं एक दफ़ा उसको निगाह डाल लूँगा, कह रहे हैं indeed such transformations are not restricted to be between various orthogonal coordinate system in ordinary space, they may also be transformation between ordinary coordinates and generalized coordinate। ओके देखिए, ओके यहाँ पे ये एग्जैक्टली ये जो जुमला कह रहा है इसका मतलब ये है कि देखिए हमारे पास जो है एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि रेक्टिलिनियर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं ना, तो वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो इक्वेशंस हैं वो सिर्फ उस वक्त तक महदूद नहीं है कि जब आप फर्स्ट करें कि आप रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक और ऑर्थोगोनल सिस्टम जो कि हमारे पास नॉर्मल स्पेसेस में मौजूद हैं, मतलब मिसाल के तौर पे आप एक्स वाई जेड सिस्टम से ट्रांसफर करके आप ले गए स्फेरिकल जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें ले गए, या आप जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ले गए, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हों या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हों, ये सारे जो ऑर्थोगोनल जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और हमारे आम जो फिजिकल स्पेस है उसके अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि आप एक ऑर्थोगोनल सिस्टम से दूसरे ऑर्थोगोनल सिस्टम में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये वजह वो कह रहे हैं कि न सिर्फ ये मुमकिन है बल्कि आप इसे किसी भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर भी आप ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बात समझ में आई आपके अली? जी जी सर, जी सर। ऑर्थोगोनल ये सारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और आपके ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्थोगोनल सिस्टम हैं। सही है सर। बट इन प्रिंसिपल आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी एंगल पे हो सकते हैं। अगर आपने मैकेनिक्स की किताबें स्किजल की शॉम सीरीज की वो अगर देखी हो तो उसने आगे जाके, या वेक्टर एनालिसिस की किताब आपने देखी हो उसने आगे जाके बिल्कुल जनरलाइज स्पेसिस की बात की है कि जहाँ पर आपकी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कर्व हो सकती हैं। व्हाई नॉट भाई, आप जनरल रिलेटिविटी करते हैं वहाँ स्पेस टाइम कर्व होते हैं, तो उसको डील करने के बारे में तरीके हैं। लेकिन हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ऑर्थोगोनल है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? तो वही देखिए, मखसूस लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, बाकी लोग तो देखिए कोशिश कीजिए, सवाल कीजिए, पार्टिसिपेट करें। सर ये 7.6 में ये जो बीट वाली है इसमें जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली है सर, ये थोड़ा सा बता दें। एक सेकेंड, आप कौन बात कर रहे हैं? आपके आपके नाइला सर, नाइला। नाइला,
अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, आपने कौन सी प्रॉब्लम कही? सर यही वाली डीप वाली जो हाँ ओके, देखिए मैं वापस जाता हूँ अपने इसकी तरफ, ये जो मैंने मेरी खोला हुआ है वन नोट। ओके देखिए ये इस तरह हमने निकाली है। अ, ये आपको हुक हुक दिखाई दे रहा है? यस सर। देखिए ये इसका सेंटर है, हमने यहाँ से सेंटर से लिया हुआ है और हमने कहा कि फर्ज करें कि ये बीट यहाँ पर है और ये इसकी थीटा है, ठीक है। आपको मालूम है कि अगर फर्ज करें मैं बीट को उठा के यहाँ ले आऊँ, ठीक है, और आपको मालूम है कि ये जो इसका ये रेडियस है ये आर है, ठीक है। अब मैंने जब इसको मैं यहाँ से यहाँ लेकर गया तो इसमें इतनी हाइट कम हो गई ना, ये बात समझ में आई आपके? अगर मैं जब इसको यस यहाँ सर। यहाँ से उठा के यस यहाँ सर। ले गया तो इतनी हाइट कम हो गई। तो हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए एम जी तो अपनी जगह होगा, तो आर वन माइनस कॉस थीटा मैंने लिख दिया। ये कुछ लिखा होगा उसमें मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस हाँ, सर। तो अब आप ये देखिए कि सही अगर है। मैं कॉस को जीरो कर दूं तो कॉस जीरो क्या होगा? वन, वन माइनस वन जीरो, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ठीक है ना। तो मैं जब इसको यहाँ से उठा रहा हूँ तो मैं मुझे वर्क करना पड़ रहा है, तो उसमें ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, तो इस वजह से मैंने उसको एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा लिखा है, ठीक है। यस सर। सही। तो मैंने इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि ये जो यहाँ पर ये है, यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहा हूँ। तो जस्ट टू लेट यू नो दैट कि इस सेशन को ख़त्म होने में तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं, तो इफ़ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चन आप मुझे बताइए। और मैंने आज का लेक्चर जो था वो हैमिल्टन मैकेनिक्स के बारे में मैंने अपलोड कर दिया है। शुरू में वो थ्योरी का हिस्सा है, मैं सेकंड लेक्चर भी अपलोड करूँगा जिसमें हमने प्रॉब्लम्स अटैम्प्ट किए हैं, और वो आप अपने हाथ से ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको बहुत सारे आइडियाज़ क्लियर होंगे कैसे कैलकुलेशन होनी है। समझना वैसे देखना आसान है, लेकिन जब आप करेंगे कैलकुलेशन तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। एनीवे, सो एनी अदर क्वेश्चन? और एलएमएस पे जाके आप प्लीज़ असाइनमेंट देख लीजिएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की एक्सेस नहीं है, तो वो मैं जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का उस पर भी मैं डाल दूंगा ताकि आप देख सकें कि 7 चैप्टर जो है थ्रॉन्टन का मोस्टली इससे प्रॉब्लम्स हैं, और एक दो तीन शायद उसमें से हैं या टेलर में से हैं। और भी अगर मुझे कोई अच्छी बात समझ में आई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सर तो ये जो असाइनमेंट है सोल्व करके आपको मेल करना है सर? देखो यार, बात मैं तुम्हें साफ बताऊं कि मेरे लिए इनको ग्रेड करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखो 40 के करीब आप लोग अटेंड करते हैं, फिर पार्टिकल फिजिक्स का ग्रुप है, फिर मेरे पास शाम का ग्रुप है, तो मैं अगर मैं इसको चेक करने बैठ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मेरे साथ प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कर सकते हैं, हम उसके लिए एक अलहदा क्लास रख लेंगे कि वो हमारी जो नॉर्मल जो रूटीन की क्लासेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो, और आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। और एट द एंड ठीक है ऑफ द सर। और फिर ये करूँगा, थोड़ा सा मैं वक्त निकाल के उनके बस सोल्यूशन बना दूंगा, कम से कम लेग्रांजियन बनाना सिखा दूंगा, बाकी तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे आप कंपेयर कर लीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आपको मेरा लेग्रांजियन समझ में ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो ऐसा किया था, हो सकता है आप सही कह रहे हो, तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, लेकिन क्लास में पार्टिसिपेट करें ताकि आप सीखें और मुझे भी कुछ सिखाएं। ठीक है सर, इंशाल्लाह। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज? We have less than or less, more or less 3 minutes. सर सर हमने एक बात कहना सर कि जो एक पार्टिकल फर्ज करें सर्किल में मूव कर रहा है, ये जो सामने हमने तस्वीर भी बनाई है, तो उसमें हाँ, कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पार्टिकल को या उस बीड को मूव कराने में मदद देती है, वो वर्क डन नहीं कर रहा। नो नो, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहा है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, तो उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। पार्टिकल जब घूम के वापस आता है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है, चेंज नहीं हो रही,
तो सर अगर वर्क कम फार्मूला देखे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है ना सर ये? देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, जरा सा डेल्टा, ये वर्क डन की एक डेफिनेशन रेट ऑफ ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। और एक बात, दूसरी बात है कि डिस्प्लेसमेंट तो चलो जीरो हो रही है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वो तो आप ग्रेविटेशन में भी आप ऊपर लेके जाइए वापस ले आए तो कहेंगे वर्क डन जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जीरो है। वो तो नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको ये देखें कि जब आप उस पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो फील्ड की जो उसमें फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, उसकी डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, उनमें आपस में एंगल क्या है। ग्रेविटेशन फोर्स में तो ये होता है ना, आपने जब स्टोन को ऊपर उठाया तो ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, दैट इज जो आपके पास mg और जो आपने y किया, तो mg और y के दरमियान जो एंगल है वो cos 180 का है, दैट इज नेगेटिव साइन के साथ है ना, समझ रहे हो। वहां पे ग्रेविटी बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। लेकिन और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता है, तुम चार्ज पार्टिकल को एक जगह दूसरी जगह लेके जाओ, अगर तो वो सेम चार्जेस का है, अगर फर्स्ट करो वो तुम किसी ऐसी फील्ड में लेके जा रहे हो जो कि किसी प्लस चार्ज ने जनरेट की है, तो तुम्हारे पर रिपेलिंग फोर्स लगेगी। और अगर तुम किसी ऐसी फील्ड में लेके जा रहे हो जो कि नेगेटिव चार्ज ने की है, प्रोड्यूस की है, तो वो तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो फोर्स जिस पे लग रही होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो सेम होगी। तो सेकंड कंडीशन में एंगल जीरो होगा और फर्स्ट कंडीशन में एंगल 180 डिग्री होगा, पाई होगा, ठीक है ना। तो या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, इस वजह से वो वर्क नहीं कर रही है, समझ रहे हो। क्योंकि एफ डॉट डी एक्स जो है ना, उसमें एफ डी एक्स के साथ परपेंडिकुलर है। सही है, समझ आ गए सर, थैंक यू। So we have less than 1 minute. So ओके फिर आप लेक्चर को देखिएगा, मैं प्रॉब्लम वाला लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, फिर हम इंशाल्लाह थर्सडे को मजीद इस पे बात करेंगे। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट आपको एटॉमिक फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स